नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है। और आज प्रस्तुत है बंटी का भाग 3। तो चलिए सुनिए आपका बंटी। सवेरे चिड़ियों की चहचहाहट से ही बंटी की नींद उछटी। आंखें बंद किए ही उसने करवट बदली। बिस्तर के अनछुए हिस्से की नमी भरी ठंडक सारे शरीर में एक फरहरी सी दौड़ाती हुई उसे ऊपर से नीचे तक ताजगी से भर गई। नींद की दुनिया से वह असली दुनिया में आया तो कल का सारा दिन एक क्षण को खुमारी भरी आंखों के सामने कौंध गया। पापा के साथ बिताया हुआ दिन, और साथ ही ख्याल आया मम्मी का। मम्मी की उदास सूजी सूजी सी आंखें, बिना एक शब्द भी बोले उसे चुपचाप सुला देना। न एक बार भी अपने पलंग पर आने को कहा, न प्यार किया, न सारे दिन के बारे में कुछ पूछा। पर क्यों? और कल की बात के साथ ही कल का क्यों भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने करवट बदली। अध मुंदी आंखों से ही मम्मी के पलंग की ओर देखा। पलंग खाली था तो मम्मी उठकर चली गईं। एक बोझ जैसे उस पर से उतर गया, वरना मम्मी के सामने वह कैसे आंखें खोलता। कल वापस लौटने के बाद से ही बराबर ही लग रहा था जैसे उससे कुछ गुनाह हो गया, कुछ गलत हो गया। नहीं भेजना था तो मना ही कर देती। इतना नाराज होने और रोने की क्या ज़रूरत थी। अब वह भीतर जाएगा तो अभी भी मम्मी उससे नहीं बोलेंगी। मम्मी नहीं बोलेंगी तो कैसे रहेगा। अब इम्तहान भी तो शुरू होने वाले हैं, कौन पढ़ाएगा उसे। एकाएक बंटी का मन रोने को हो आया। वह उठा, देखता हूँ कैसे नहीं बोलेंगी। मैं क्या कर सकता था, पापा ने जो बुलाया था। कमरे में घुसते ही नज़र पापा की दी हुई चीज़ों पर पड़ी। एक बार इच्छा हुई मैकेनो को खोल कर देखे, पर नहीं, अभी नहीं। वह दबे पैरों गया और सब चीज़ें उठाकर सोफे के पीछे रख दी। मम्मी कॉलेज चली जाएंगी तब खोलेगा, उसकी तो आज छुट्टी है। फिर दौड़कर वह पीछे वाले आंगन में आया, जैसे सीधा बाहर से ही आ रहा हो। मम्मी अखबार पढ़ रही हैं। दरवाजे की ओर पीठ है, इसलिए चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा ही है। हमेशा की तरह बंटी गया और पीठ पर लदकर गले में झूल गया। उठ गए? मम्मी ने उसको अलग करते हुए पूछा। पर बंटी पीठ पर लदा रहा। अपनी तरफ से वह पूरी तरह सुलह कर लेना चाहता है। अब मम्मी को एक मिनट के लिए भी नाराज़ नहीं रहने देगा, दुखी भी नहीं रहने देगा। मम्मी नहीं चाहेंगी तो वह कहीं नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। जा ब्रश करके आ बेटा, फूफी दूध गर्म कर रही है। लगा स्वर हमेशा की तरह मुलायम ही था। बंटी हल्के से आश्वस्त हुआ और दौड़ता हुआ बाथरूम की ओर चला गया। लौटा तो मेज पर मम्मी की चाय और उसका दूध रखा हुआ था। मम्मी अखबार पढ़ने के साथ साथ चाय पी रही थी। वह आया तो उसका दूध और उसके सामने रख दिया, उसके टोस्ट पर मक्खन लगा दिया। मम्मी, जैसे भीतर से हिम्मत जुटाकर बंटी बोला। अखबार पर नज़र गड़ाए गड़ाए ही मम्मी ने पूछा। बंटी को लगा जैसे मम्मी उसे नज़रें नहीं मिला रही, आंखें शायद अभी सूजी हुई हैं। मम्मी क्या बहुत तकलीफ़ में है। बंटी भीतर ही भीतर मम्मी के दुख से कातर होने लगा। मम्मी, तुम मुझसे गुस्सा हो? उसकी आवाज़ रुआसी सी हो गई। मम्मी ने अखबार हटाकर भरपूर नज़रों से उसकी ओर देखा और देखती ही रही। बंटी को लगा मम्मी की आंखें, मम्मी का चेहरा जैसे पिघल कर एकदम नरम नरम हो गया। पागल कहीं का, किसने कहा मैं तुझसे नाराज़ हूँ? और आंखों में वही प्यार उमड़ आया, माँ वाला प्यार। बंटी का मन हुआ दूध टोस्ट रखकर मम्मी के गले से लिपट जाए, पर वह हिला नहीं। बस मम्मी की आंखों के उस लाड़ को रोम रोम में महसूस करता बैठा रहा। लगा मन पर एक बहुत बड़ा बोझ था, वह उतर गया। मम्मी फिर अखबार पढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके चेहरे पर फिर वही उदासी फैल गई। मम्मी उदास होती हैं तो सारा घर कैसा उदास हो जाता है। कमरे कमरे की हर चीज़, हमेशा बकर बकर करने वाली फूफी भी जाने कैसे कैसे हो जाती हैं। बंटी बोले तो किससे बोले, करे तो क्या करे। तभी आंखों के सामने मैकेनो का वह डिब्बा घूम गया।
नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। मम्मी ने हीरालाल को बुलाकर कहा, हीरालाल, आज हम कॉलेज नहीं जा पाएंगे। मिसेज कौशिक से कहना जरा देख लेंगी। जी बहुत अच्छा सरकार। हीरालाल ने सलाम ठोका और चला गया। मम्मी को तैयार होते देख बंटी ने पूछा, मम्मी तुम कहाँ जा रही हो? एक क्षण को बिंदी लगाता हुआ मम्मी का हाथ जहाँ का तहाँ रुक गया। माथे पर बल पड़े, चेहरे पर एक अजीब सी उलझन आई। फिर धीरे से बोली, जरा काम से बाहर जाना है। पापा ने 10 बजे मम्मी को पहुंचने के लिए कहा था, पर कहाँ? मम्मी पापा के पास जा रही हैं तो उसे क्यों नहीं ले जा रही? पूछ ले। तुम पापा के पास जा रही हो मम्मी? मम्मी फिर एक क्षण को रुकी, फिर थोड़ी सख्त आवाज में कहा ना, काम से जा रही हूँ। न ले जाना चाहती हैं तो न ले जाएं, झूठ क्यों बोलती हैं? कल उसके सामने ही तो पापा ने कहा था कि 10 बजे पहुंच जाना। मत बताओ, मेरा क्या जाता है? सवेरे मन में जो एक अपराध बोध था, भय था, वह धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। अच्छा है, कोई कुछ मत बताओ, मेरा क्या जाता है? मैं भी अपनी कोई बात नहीं बताऊंगा। इम्तिहान होगा तो यह भी नहीं बताऊंगा कि कैसा करके आया हूँ, तब पता चलेगा। फूफी से बात करके मम्मी चली गई। बंटी ने मुड़कर देखा भी नहीं, मम्मी के पास भी नहीं गया। हालांकि मन में बराबर उम्मीद थी कि जाते जाते एक बार मम्मी जरूर बुलाएंगी, कुछ कहेंगी, पर मम्मी चली गई। दूर होती घोड़े के घुंघरुओं की आवाज़ से ही बंटी ने जाना कि मम्मी का तांगा चला गया। फनफनाता हुआ वह फूफी के पास गया। फूफी बताओ तो, मम्मी कहाँ गई हैं? गई हैं भाड़ झोंकने। बंटी अवाक सा उसका मुंह देखता रह गया। क्या बक रही हैं? हम कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ बंटी भैया, हमारे तन बदन में आग लगी हुई है इस वक्त। बहू को ले जाकर थाना कचहरी में खड़ा करेंगे, मर्दानगी दिखाएंगे। अरे हाथ पकड़कर निभाने की मर्दानगी जिनमें नहीं होती, वह ऐसे ही मर्दानगी दिखाते हैं। अनबन किसमें नहीं होती, तो क्या ब्याही औरत को यूं छोड़ दिया जाता है? तब से तुम पकड़ बकर किए जा रही हो। बताती क्यों नहीं कि मम्मी कहाँ गई हैं? हमें नहीं मालूम कहाँ गई हैं। पूछ लिया होता ना अभी। तुम हमारे सामने से चले क्यों नहीं जाते हो? नहीं, हम 4 बात अभी तुम्हें भी सुना देंगे, समझे? हैं? सुना देंगे? बढ़िया ही सुनाने वाली। कोई मत बताओ मुझे कि क्या बात है। गुस्से से भन्नाता हुआ बंटी कमरे में आया। ब्याही औरत छोड़ने की बात का अर्थ तो फिर भी उसकी समझ में आ गया, पर थाना कचहरी की क्या बात है? एकाएक चाचा की कुछ बातें मन में उभरी। यह सब चाचा का ही चलाया हुआ चक्कर है। वकील हैं तो यही सब करेंगे। थाना कचहरी में मम्मी को पुलिस ने ही रख लिया तो? एक अजीब सी दहशत उसके मन में भरने लगी। सब कुछ जान लेने की आतुरता और कुछ भी न जान पा सकने की विवशता से बंटी को रोना आ गया। मैं भी पापा के खिलौने से खेलूंगा, जरूर खेलूंगा। जिसको गुस्सा होना हो, होए गुस्सा। बंटी ने सोफे के पीछे से सब चीज़ें निकाली और मैकेनो का डिब्बा खोल कर बैठ गया। अच्छा है, मम्मी आकर देखें। चल कर नाश्ता कर लो। लो, अब ये फूफी भी रो कर आई है। अच्छा है, सब रो, खूब रो, पर उसे कुछ मत बताना। वो होता ही कौन है किसी का। मेज पर दूध दलिया और एक सेब कटा हुआ रखा था। देखते ही बंटी फिर भभक उठा। फिर वही दूध दलिया? मैं नहीं खाता रोज रोज सड़ा दलिया। और गुस्से में आकर बंटी ने दूध दलिया की कटोरी उछाल दी। झन्न की आवाज़ कमरे में गूंजती हुई सारे घर में फैल गई। अजीबोगरीब किस्म के नक्शे बनाता हुआ दलिया सारे कमरे में यहाँ से वहाँ तक बिखर गया। पूरी तरह तैयार होने के बावजूद एक क्षण को बंटी जैसे अपने किए पर सहम गया। फेंको, खूब फेंको, सारी चीज़ें उठाकर फेंक दो। आखिर तुम किसी से कम हो? यह तो एक बहू जी हैं जो तुम्हारे पीछे जान हलकान किए रहती हैं। नहीं तो चुप कर। बंटी पूरी ताकत लगाकर चीखा। चुप करे वह जिसके जीव नहीं है। आने दो मम्मी को, यूं का यूं पड़ा रहने दूंगी यह सारा दलिया। देखें तो तुम्हारे कारनामे। अभी से तुम्हारा यह हाल है तो बड़े होकर पता नहीं क्या सुख दोगे अपनी महतारी को। बंटी ने अपनी बंदूक उठाई और फूफी को यूं ही बकता छोड़कर बगीचे में आकर दनादन दागने लगा। ठाएं ठाएं।
पेड़ों पर बैठे कौवे और चिड़िया उड़ गए और चारों ओर कुछ भी समझ में न आने वाली आवाज़ों का शोर फैल गया। कमरे के एक कोने में मम्मी खड़ी हैं, दूसरी ओर फूफी और बंटी। बीच में दलिया फैला पड़ा है, एक ओर को कटोरी लुढ़की पड़ी है। बंटी बंटी चुप, जमीन में आंखें गड़ाए, पत्थर की तरह खड़ा है। बंटी आवाज़ में न सख्ती है न नरमी, जैसे कोई बटन दबा दिया हो और आवाज़ निकल गई। बंटी टस से मस नहीं हुआ, जहाँ का तहाँ पत्थर का बना खड़ा रहा। उसने एक बार आंख तक उठाकर नहीं देखा। जमीन पर नजरें टिकाए टिकाए ही उसने जान लिया कि मम्मी चलकर उसके पास आ रही हैं। क्षणांश को वह सकपका गया, कहीं आते ही एक चांटा नहीं जड़ दें। ठीक है, खा लेगा वह चांटा भी, मारें तो सही। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमेशा मम्मी के गुस्से से या डांट से बचाने वाली फूफी अगर बकर बकर करके शिकायत कर सकती हैं तो मम्मी भी मार सकती हैं। बंटी फिर भी चुप। तो सुन नहीं रहा बेटा, मैं क्या कह रही हूँ? और मम्मी का हाथ बंटी की पीठ सहलाने लगा। इस अप्रत्याशित स्नेह के लिए तो बंटी बिल्कुल तैयार नहीं था, पर मिला तो जैसे वह एकाएक पिघल गया। इतनी देर का गुस्सा, खीज, दुख और भी न जाने क्या क्या जमा हुआ था मन में, सब आंखों के रास्ते बह निकलने को अकुलाने लगा। रोज रोज दलिया बनाकर रख देती हैं, हमसे नहीं खाया जाता। सवेरे से गंदी गंदी बातें बक रही हैं, तुम इसे कुछ नहीं कहती। पूछो तो इससे क्या क्या कह रही थी। और बंटी का गला भिज गया। मम्मी ने जैसे ही बड़े प्यार से उसे अपने से सटाया कि बंटी एकदम फूट पड़ा। बस फिर रोता ही रहा, रोते रोते जैसे हिचकियां बंध गई। जब कल इसने कह दिया था कि दलिया भी से अच्छा नहीं लगता, तब तुमने आज भी क्यों दलिया बनाया फूफी? तुम इसका इतना भी ख्याल नहीं रख सकती? मत इतना सिर चढ़ाओ बहू जी, हम अभी से कह देते हैं, नहीं फिर आप ही दुखी होंगी। तुम गई हो तब से ऐसी ही गंदी गंदी बातें कर रही है, और भी बहुत गंदी गंदी बातें। मम्मी ने उसके आंसू पोंछे तो आने के बाद पहली बार उसने भरपूर नज़र से मम्मी को देखा और उसकी रोई रोई आंखें मम्मी के चेहरे पर जैसे चिपक गई। तभी ख्याल आया मम्मी थाना कचहरी से लौटी हैं, वहाँ मम्मी के साथ क्या हुआ। और ख़राब काम करने पर भी प्यार करने वाली मम्मी के लिए उसके अपने मन में ढेर सारा प्यार भर गया। लगता है मम्मी बहुत परेशान है, शायद दुखी भी। मम्मी बाथरूम में गई तो वह कमरे में आ गया। पलंग पर फैला हुआ मैकेनो उसने जल्दी से समेटा और सोफे के पीछे छिपा दिया। अब वह मम्मी को बिल्कुल भी दुखी नहीं करेगा। मम्मी शायद सिर में भी पानी डालकर आई हैं। उन्होंने जूड़ा खोला और गीले बालों की एक ढीली सी चोटी बना ली। बंटी छिपी छिपी नज़रों से देख रहा है उनका चेहरा, उनके हाव भाव, उनका हर काम, और अपने हिसाब से सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। बाहर गर्मी बहुत तेज़ थी, माथे पर जैसे गर्मी चढ़ गई। मम्मी ने कहा, बाहर गर्मी बहुत तेज़ थी, माथे पर जैसे गर्मी चढ़ गई। मम्मी ने कहा और पलंग पर सीधे लेटकर बाह आंखों पर रख ली। मम्मी का आधे से ज़्यादा चेहरा ढक गया। मम्मी शायद नहीं चाहती कि बंटी उनका चेहरा देखे। कल से ही तो कितनी उदास है मम्मी, और मम्मी की उदासी से बंटी खुद ही भीतर कहीं बड़ा उदास और दुखी हो आया है। क्या करे मम्मी के लिए वह? सारे घर में एक चक्कर लगा आया, पर कुछ भी तो समझ में नहीं आया। लौट कर फिर कमरे में आया, मम्मी वैसे ही लेटी हैं। दबे पांव उसने सोफे के पीछे से पापा का दिया सामान निकाला और धीरे से अलमारी खोलकर उसमें बंद कर दिया। अब एकाएक ख्याल आया मम्मी के लिए शिकंजी बना कर ले आए। वह दौड़ा दौड़ा गया। नहीं, फूफी से वह बिल्कुल बात नहीं करेगा। उस पर सवेरे से भूत चढ़ा हुआ है, अपने हाथ से शिकंजी बना लेगा। जाने कैसी फुर्ती आ गई है उसके हाथों में। स्टूल पर चढ़कर चीनी उतारी, नींबू काटा, बर्फ निकाली। फूफी कैसे देख रही हैं उसकी तरफ? बोले तो सही अब कुछ। मम्मी, सारा मिठास घोल कर उसने धीरे से पुकारा। मम्मी चुप। क्या सो गई?
नहीं, शायद रो रही हैं। वह गौर से देखने लगा, कहीं से बदन थिरक रहा है, पर नहीं, मम्मी एकदम निस्पंद लेटी थी। मम्मी, यह शिकंजी लो, मैं बनाकर लाया हूँ। और उसने एक हाथ से खींचकर उनका हाथ हटा दिया। बंद आंखें और ऐसा कातर चेहरा कि बंटी भीतर तक पिघल गया। क्या हो गया मम्मी को? मम्मी, शिकंजी पियो ना, बड़े अनुरोध भरे स्वर में उसने कहा, पर अंत तक आते आते उसका अपना स्वर जैसे बिखर गया। मम्मी उठी, उसके हाथ से गिलास लेकर बोली, तू बनाकर लाया है शिकंजी? मम्मी के लिए, मेरा राजा बेटा। और बंटी को इस तरह एकटक देखने लगी कि उनकी आंखों में पानी छलछला आया। उन्होंने एक घूंट में गिलास खाली करके नीचे सरका दिया और बंटी को अपने पास खींचकर दोनों गालों पर एक एक किस्सू दिया। बंटी जैसे निहाल हो गया। मन हुआ वह भी मम्मी के गले में बाहें डालकर खूब प्यार करे। अब मम्मी जरूर उसे अपने पास लिटाएंगी और सारी बातें बताएंगी। जो बच्चा माथे में गर्मी चढ़ जाने पर अपने हाथ से शिकंजी बनाकर ला सकता है, वह मम्मी की और बात नहीं समझ सकता। पर मम्मी ने इतना ही कहा, जो भी तुझे पसंद हो फूफी से कहकर बनवा ले और खा ले बेटा, मैं थोड़ा सोऊंगी। मम्मी लेट गई और बंटी वहीं खड़ा रह गया, अपमानित सा, उपेक्षित सा। मम्मी उसे बताती क्यों नहीं कि क्या हुआ है। दोपहर में बारिश हुई थी और नहाया धोया लॉन बड़ा ताज़ा ताज़ा लग रहा था। आज क्यारियों को सींचने की ज़रूरत नहीं है। बंटी माली के साथ साथ पौधों के पास उग आई घास को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। लॉन के एक सिरे पर बैठी मम्मी को रह रह कर देख लेता है। जब से मम्मी जागी हैं, वह उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस उम्मीद में कि शायद मम्मी कभी उसे बुला ही लें या कि शायद उन्हें कभी उसकी ज़रूरत ही पड़ जाए। वह आज टीटू के यहाँ भी नहीं गया, न टीटू को ही यहाँ बुलाया। होगा टीटू समझदार, पर क्या वह यह समझ सकता है कि आज का दिन हल्ला गुल्ला करने वाला नहीं है? यह तो केवल बंटी ही समझता है कि उसके घर में कुछ बड़ी बात है। मम्मी बहुत उदास हैं, इसलिए उसे भी उदास रहना चाहिए। आज क्या खेल कूद हो सकता है यहाँ? घास उखाड़ते उखाड़ते वे दोनों मम्मी के पास आ पहुँचे। उसी कोने में बंटी ने कुछ दिनों पहले आम की गुठलियाँ बोई थीं, जो अब एक दो बारिश के बाद छोटे से पौधे के रूप में फूट आई थीं। बंटी रोज उन्हें देखता और प्रसन्न होता। आज उनमें और दो चार नई पत्तियां फूट गई थीं। बंटी ने बड़े दुलार से तांबई रंग की उन कोंपलों को छुआ, नरम नरम, मुलायम मुलायम। फिर सारी पत्तियों को गिना। माली दादा, अच्छा बताओ तो, कितने दिनों में वह पौधा बन जाएगा, बड़ा पेड़ जिसमें आम लगने लगे? माली ने अपनी झुर्रियों वाला चेहरा ऊपर उठाया, फिर अपनी गिजगिजी सी आंखों को मिचमिचाते हुए बोला, हमारे बंटी भैया बच्चे तो उनका पौधा भी बच्चा। बंटी भैया जब जवान होंगे तो पौधा पेड़ हो जाएगा। फिर बंटी भैया का ब्याह होगा, बहुरिया आएगी, बाल बच्चे होंगे, तो पेड़ में भी बोर फूटेगा, कोयल कूकेगी, आम लटकेंगे। बंटी भैया के ब्याह में इसी आम की बंधनवार बांधूंगा, समझे? फिर मम्मी की ओर देखकर बोला, सुन रही हैं बहू जी, बहुत बड़ी बख्शीश लूँगा बंटी भैया के ब्याह में। आशीर्वाद दीजिएगा कि आपका यह बूढ़ा माली जिंदा रह जाए तब तक। धत, बेकार की बातें करते हो। बंटी झेंप गया। फिर उसने छिपी नज़रों से मम्मी को देखा। एक बड़ी फीकी पर मोहक सी मुस्कान मम्मी के चेहरे पर लिपटी हुई थी। तो क्या माली की बात से मम्मी खुश हुई? बताओ ना, कब होगा यह पेड़? बताया तो। अब तुम नहीं मानते तो बहू जी से ही पूछ लो। आखिर क्यारी साफ करके माली हाथ झाड़कर खड़ा हो गया। आप ही बताओ बहू जी, आम का पौधा बंटी भैया के साथ ही जवान नहीं होगा? मैं क्या झूठ कहता हूँ? तुम बताओ मम्मी। और वह मम्मी की कुर्सी के हत्थे पर जा बैठा। यह बात ही शायद मम्मी और उसके बीच सेतु बन जाए। वह मम्मी से बोलना चाहता है, कुछ भी, किसी भी विषय पर। मम्मी जो भी कहें वह सुनेगा, पर मम्मी कहें तो। आम के पेड़ को बहुत साल लगते हैं बेटे, शायद 10 साल। बाप रे, 10 साल!
बहुत ही जल्दी दूसरी बात नहीं पूछेगा तो मम्मी चुप हो जाएंगी और उसे जैसे कोई और बात ही समझ में नहीं आ रही है। बिना ज़रूरत के तो सैकड़ों बात दिमाग में आएंगी। और इस समय, अच्छा मम्मी, कुछ कुछ कहानियों में ऐसे पेड़ होते हैं ना जिनमें चांदी की पत्तियां होती हैं, सोने के फल और फलों के अंदर मोतियों के दाने निकलते हैं। ऐसे पेड़ हम नहीं उगा सकते? नहीं रे, वे सब तो कहानियों की बातें हैं। पर अगर ऐसा होता नहीं है तो कहानी में कैसे आ जाता है? कहानी तो आदमी ही बनाता है। जिस चीज़ को आदमी ने कभी देखा ही नहीं, वह बात उसके दिमाग में आती ही कैसे है फिर? ज़रूर कभी ऐसा रहा होगा। पता नहीं बंटी ने ऐसा क्या कह दिया कि मम्मी एकटक उसका चेहरा देखने लगी और छलछलाई आंखों ने उनके चेहरे की उदासी को और गहरा दिया। ऐसा नहीं होता, मैंने कुछ गलत कहा है मम्मी? बंटी ने इस तरह कहा जैसे कोई अपराध हो गया हो उससे। होता होगा, मुझे नहीं मालूम। और बात का सूत्र फिर टूट गया। बात को जोड़ने के प्रयत्न में बंटी का अपना मन जैसे कहीं से बिखरता जा रहा है। रात को हाथ मुंह धोकर नाइट सूट पहनकर बिना एक बार भी नहीं किए दूध पीकर एकदम राजा बेटा बना हुआ वह मम्मी के पास आया। लेकिन मम्मी ने फिर भी उसे अपने पास सोने के लिए नहीं कहा। थोड़ी देर वह इस प्रतीक्षा में खड़ा रहा, फिर बिना कहे ही वह मम्मी के पलंग पर बगल में लेट गया। मन हुआ मम्मी के तिल पर धीरे धीरे उंगली फेरे, उनके गले में बाहें डाल दे, पर आज जैसे उससे कुछ भी करते नहीं बन रहा था। बस सवेरे से वह टुकुर टुकुर मम्मी को देखता रहा है और प्रतीक्षा करता रहा है कि अब कुछ हो, अब कुछ हो। होना क्या था यह शायद उसे भी नहीं मालूम था, पर फिर भी जैसे कुछ होने की उसने हर क्षण प्रतीक्षा जरूर की है। बंटी, एकाएक मम्मी ने उसकी ओर करवट करके बहुत धीमी आवाज़ में कहा और अनायास ही उनकी उंगलियां उसके बालों को सहलाने लगी। हाँ माँ, बहुत लाड़ में आकर वह मम्मी को माँ ही कहता है। एक बार मम्मी ने कहा भी था, तेरा माँ कहना मुझे बहुत प्यारा लगता है। कल पापा के साथ क्या क्या किया बेटा? एक क्षण को बंटी समझ नहीं पाया कि कल की बात में से कौन सी बात बतानी चाहिए और कौन सी नहीं। कुछ नहीं, पहले पापा बातें करते रहे, फिर घुमाने ले गए, खिलाया पिलाया, चीज़ें दिलवाई और बस। बात से भी ज़्यादा स्वर और लहजे को सहज बनाकर बंटी मम्मी को यह विश्वास दिला देना चाहता है कि कल कुछ ऐसा नहीं जिससे कि मम्मी नाराज़ हो या दुखी। जब बाहर से लौटकर वापस आए और देखा कि चपरासी वापस चला गया है, तो मैंने पापा से कह दिया कि मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगा, घर ही जाऊँगा मम्मी के पास। रात में मैं मम्मी के बिना रह नहीं सकता। और इतना कहकर बंटी ने बाँह मम्मी के गले में डाल दी। क्या क्या बातें करते रहे तुमसे? बहुत सारी, पढ़ाई की, खेल कूद की, दोस्तों की, कलकत्ता की। फिर एकाएक जैसे कुछ याद आ गया हो, इस तरह बोला, पता है मम्मी पापा क्या कह रहे थे? और वह एकदम कोहनियों के बल उठ आया। क्या कह रहे थे? तुम इस बार छुट्टियों में कलकत्ता आना, खूब घुमाएंगे फिराएंगे, छुट्टियां खत्म होने पर फिर वापस छोड़ जाएंगे। इस वाक्य से ही मम्मी की जड़ता एकाएक जैसे टूट गई। अपने चेहरे पर गड़ी हुई नज़रों के तीखेपन को बंटी ने भीतर तक महसूस किया। अब इस बात से वह सचमुच मम्मी को जीत लेगा, उनकी सारी नाराज़गी दूर कर देगा। मम्मी पहले ही पूछती तो वह सब बता देता, बिना कुछ जाने पूछे बेकार ही सवेरे से नाराज़ घूम रही हैं। अब जाने सारी बात और देखें उसकी समझदारी। फिर तूने क्या कहा? मैं क्या कहता, मना कर दिया। कह दिया कि मैं तो मम्मी के बिना कहीं जाता ही नहीं। बंटी एकाएक उत्साह में आ गया। अब तो मम्मी जान लें, पापा के बुलाने से उनके पास हो आया तो क्या, वह बेटा तो मम्मी का ही है। अच्छा किया। मम्मी का स्वर भीगा हुआ और आवाज़ रुंधती हुई सी थी। मैं क्यों जाऊंगा? अकेला तो मैं कभी जा ही नहीं सकता। बंटी बेटा, तू मेरे पास ही रहना। और उसके बाल सहलाती हुई मम्मी फिर जैसे अपने में ही खो गईं। तो मम्मी को यह डर है कि पापा उसे अपने साथ ले जाएंगे, इसीलिए शायद सवेरे से ही नाराज़ थी। पर पापा उसे क्यों ले जाएंगे भला?
वह तो शुरू से ही मम्मी के पास रहा है। कैसी लड़ाई है यह मम्मी पापा की? तभी मन में एक बात टकराई। याद आया एक बार उसकी और टीटू की लड़ाई हो गई थी। धुआंधार घूंसे मुक्के मारपीट सभी कुछ हुआ था। फूफी ने बीच बचाव करके टीटू को उसके घर भेज दिया था। वह रोता हुआ चला गया था और थोड़ी देर बाद ही शन्नू आई थी। बंटी, टीटू की सारी चीज़ें दे दो, वह अब तुमसे कभी नहीं बोलेगा। पक्की कुट्टी कर ली है उसने। कर ली है तो कर ले, हमारी भी पक्की कुट्टी है। उसने कहा, पहले हमारी चीज़ें दे जाएगा, फिर अपनी ले जाएगा। हमें नहीं चाहिए सड़ी सड़ी चीज़ें। घमंडी कटखना कहीं का। और फिर दोनों ने अपनी अपनी चीज़ें वापस ले ली थीं और दूसरे की लौटा दी थीं। घंटे भर के भीतर भीतर सारे हिसाब किताब साफ कर लिए थे। लड़ाई में शायद ऐसा ही होता है। पर वह भी किसी की चीज़ है क्या? है तो किसकी? मम्मी की या पापा की? नहीं, वह मम्मी का ही है। मम्मी के ही तो पास रहता है। पापा उसे प्यार करते हैं, वह भी पापा को प्यार करता है। पापा उसे अच्छे भी लगते हैं, पर पापा उसे लेना क्यों चाहते हैं? लेकिन पापा लड़े तो नहीं। उसने मना किया कि मैं वहाँ नहीं रहूँगा, घर जाऊँगा, तो चुपचाप यहाँ छोड़ गए। यहाँ तो दोनों बिल्कुल नहीं लड़े। मम्मी पापा की लड़ाई शायद ऐसी ही होती होगी, चुपचाप वाली। कहीं ऐसा तो नहीं कि सवेरे पापा ने मम्मी को बुलाकर कुछ कहा हो और इसीलिए मम्मी इतनी उदास हो। उसने एक बार मम्मी को देखा, फिर हिम्मत करके पूछा, मम्मी, आज सवेरे तुम पापा के पास गई थी, वहाँ क्या हुआ? अब होने को बाकी ही क्या रह गया था? बस अब से तू मेरा बेटा है, केवल मेरा। भूल जा कि तेरे पापा। और मम्मी का स्वर भींच गया। उनसे फिर कुछ भी बोला नहीं गया। मम्मी के रुंधे हुए स्वर और आंसुआई आंखों ने बंटी को भीतर तक दहला दिया। पर मम्मी के प्रति सारे लाड़ प्यार और उनके दुख में दुखी होने के बावजूद एक क्षण को मन में यह बात जरूर आई, पापा को वह कैसे भूलेगा? पापा तो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। कि एकाएक मम्मी फूट फूट कर रो पड़ी। तकिए में मुंह गड़ा लिया। सवेरे से जिस आवेग को रोके बैठी थी, अचानक ही वह जैसे सारे बांध तोड़कर बह निकला। बंटी बुरी तरह सकपका गया। मम्मी को उसने रोते देखा है, पर उसके सामने कभी रोती नहीं। इस तरह तो कभी रोती ही नहीं। बंटी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, कैसे मम्मी को चुप कराए। और जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो मम्मी के गले से लिपटकर खुद भी फपक फपक कर रो पड़ा। मत रो मम्मी, मत रो, ओ मत। मम्मी का रोना बंटी को एकाएक बड़ा बना गया, बड़ा और समझदार। मम्मी की पापा से लड़ाई हो गई है, पक्की वाली। दोस्ती तो अब हो ही नहीं सकती। मम्मी ने खुद उसे बताया, बिल्कुल ऐसे जैसे बड़ों को बताया जाता है। साथ ही यह भी कि अब मम्मी के लिए जो भी है बंटी ही है। और मम्मी के एकमात्र सहारे बंटी के ऊपर जैसे हजार हजार जिम्मेदारियां आ गई हैं। मम्मी को प्रसन्न रखने की, हर काम में मम्मी की मदद करने की, कोई भी ऐसा काम न करने की जिससे मम्मी दुखी और परेशान हो। वह सब करेगा, करता भी है। पर बस न चाहते हुए भी पापा की याद उसे आ जाती है। लेकिन नहीं, अब वह उनके दिए हुए खिलौनों से नहीं खेलता, कभी उनकी बात भी नहीं करता। मम्मी को शायद अच्छा न लगे। रैक पर रखी हुई पापा की एकमात्र तस्वीर को भी उसने एक दिन चुपचाप उठाकर खिलौनों की अलमारी में बंद कर दिया। मम्मी से लड़ाई कर ली तो अब बैठो यहाँ, और क्या। सारे दिन मम्मी को उदास रखने वाले, रुलाने वाले पापा की यही सज़ा है बस। और उसे लगा जैसे मम्मी की ओर से उसने पापा के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मम्मी ने खाली रैक देखा और बंटी को देखने लगी एकटक। वह नीचे नज़रें झुकाए खड़ा रहा, पता नहीं कहीं नाराज ही न हो जाए। पर मम्मी ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया, फिर प्यार किया, बहुत हल्के से मुस्कुराई भी, शायद उसकी समझदारी पर न जाने क्यों उनकी आंखें नहीं मुस्कुरा पाईं।
बल्कि उदास हो गई, बिना आंसू के भी जैसे रोई रोई हो जाया करती हैं वैसी ही। तब वह एक क्षण को समझ ही नहीं पाया कि उसने ठीक किया है या गलत। तस्वीर हटने से मम्मी खुश हैं या उदास, क्योंकि मम्मी के होंठ तो मुस्कुराए पर आंखें उदास हो गईं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे वह इन बातों को भी समझ लेगा। जितनी समझ आ गई है वही क्या कम है। बाहर निकलकर आम के पौधों को देखता, बस कुल 2 नई पत्तियां, कुल 4 पत्तियां, और लगता वह तो उसके मुकाबले में बहुत बहुत बड़ा हो गया है। माली दादा कहते थे तुम्हारे साथ साथ बड़ा होगा। कैसे होगा मेरे साथ साथ बड़ा? कोई आसान है इतनी जल्दी जल्दी बड़ा होना? कोई हो सकता है? पापा ने इस बार उसे चिट्ठी लिखने को कहा था, पर उसने नहीं लिखी। लिखना तो खूब अच्छी तरह जानता है, लिख भी सकता है। पापा से कहा भी था कि अब वह जरूर बराबर चिट्ठियां लिखा करेगा, पर अब वह सारी बात समझता कहाँ था। तब तो उसे यह भी नहीं मालूम था कि मम्मी पापा की पक्की वाली कुट्टी हो गई है। पर अब कैसे लिख सकता है भला? वह पूरी तरह मम्मी की तरफ है, और मम्मी से उनकी कुट्टी है तो फिर बंटी से भी है। ऐसा ही तो होता है। फिर भी जब मम्मी इधर उधर होती हैं तो वह चुपचाप अलमारी खोलकर उस किताब को निकाल कर देखता है जिसके पीछे के कवर पर पापा अपना पता लिख गए थे। अब तो उसे मुजबानी याद भी हो गया है, 8A एल्गिन रोड। पता पढ़ने के साथ ही उसके मन में पापा के घर के नक्शे उभरने लगते हैं। खूब खूब ऊंचा मकान, एल्गिन रोड के नक्शे उभरते हैं, कलकत्ते के नक्शे उभरते हैं, हावड़ा ब्रिज, जू, लेक्स, बोटेनिकल गार्डन्स, बिना तने का खूब बड़ा सा बड़ का पेड़, पीसी सरकार का जादू, और फिर इन सब को दबोचती हुई कुचलती हुई समझदारी उभरती है कि नहीं, उसे इन सब के बारे में सोचना भी नहीं है। पर इन सब को कुचलने के साथ उसके भीतर जाने क्या कुछ कुचलता रहता है। तब वह अपने आप से प्रॉमिस करता है कि कभी भी पापा की बात नहीं सोचेगा। मन ही मन किए हुए प्रॉमिस पर जब पूरी तरह भरोसा नहीं हो पाता, तब जोर जोर से बोलकर प्रॉमिस करता है। अपनी ही आवाज़ सुनकर उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जागता। मम्मी आजकल पहले की तरह सारे दिन उदास नहीं रहती। वो बहुत अच्छा बन गया है, शायद इसीलिए। वो बड़ा होकर और भी अच्छा बन जाएगा तो फिर बहुत खुश रहने लगेंगी। आजकल शाम को कभी कभी बाहर भी जाती हैं। वह कभी मना नहीं करता, पूरी तरह आश्वस्त कर देता है। मम्मी जाओ, मैं पीछे पढ़ूंगा, फूफी से खाना लेकर खा लूँगा, बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। फिर मम्मी उससे पूछती, अच्छा बता तो बंटी, कौन सी साड़ी पहनूं? तब बिल्कुल बड़ों की तरह वह सलाह देता, बिना सोचे समझे नहीं, सारी साड़ियाँ देखकर, खूब सोच समझकर। और मम्मी जब वही साड़ी पहन लेती तो फिर अपनी ही नज़रों में वह बहुत महत्वपूर्ण हो उठता। मन ही मन मम्मी की मदद करने का संतोष भर जाता। फिर जब मम्मी उसकी ओर देखती हैं तो उनकी आंखों से कैसा प्यार झरता रहता है। वह मम्मी को जाने के लिए कह तो देता है, पर मम्मी जब चली जाती हैं तो घर जैसे और भी ज़्यादा खाली खाली हो जाता है। सारे दिन बोर होते बंटी की बोरियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। स्कूल खुला होता तो समझदार बनकर रहना कितना सरल हो जाता। आधा दिन स्कूल में कट जाता, आधा दिन समझदार होकर रह लिए। अब छुट्टियों में सारे दिन क्या करे वह? आखिर पढ़े भी तो कब तक? कभी फूफी से बतियाता रहता, कभी टीटू के घर चला जाता, या फिर घर के लोहे के फाटक पर झूलता, या खड़ा खड़ा सड़क ही देखता रहता। पर सड़क भी तो ऐसी है कि बहुत कम लोग इधर आते जाते हैं। शहर से कटी छटी बिल्कुल एक तरफ को है वह जगह। थोड़ी दूर और आगे तो बस्ती बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। बस सड़क बनी हुई है और दोनों ओर के दूर दूर तक फैले ऊबड़ खाबड़ मैदान, और फिर उन मैदानों की सरहदें बनाती हुई पहाड़ियाँ। खड़ा वह फाटक पर रहता है, पर मन उसका दूर दूर दौड़ता रहता है। इन पहाड़ियों के पार क्या होगा, फिर उसके आगे क्या होगा, फिर उसके भी आगे। मन में तरह तरह के चित्र उभरते हैं, डरावने भी और रंगीन भी। राक्षसों की डरावनी गुफाएं, परियों के सोनी चांदी के महल,
और फिर इन सब के बीच में से उभरता है कलकत्ता किस तरफ होगा, कितनी दूर होगा यहाँ से। तब खट से उंगलियों का क्रॉस बन जाता है। प्रॉमिस टूटने का पाप न लगे। मम्मी की बगल में लेटा बंटी आसमान देख रहा है। झिलमिल करते तारे छिटके हैं आसमान में। सप्तऋषि मंडल है, वह आकाश गंगा है, वह तेज तेज चमकने वाला ध्रुव तारा है। इस तारे को दिखा दिखा कर ही तो मम्मी ने उसे बालक ध्रुव की कहानी सुनाई थी। 5 साल के बच्चे ने तपस्या की थी। इतनी सारी तपस्या की भगवान भी खुश हो गए। कैसे करते होंगे तपस्या? उसने मम्मी के पास सरक कर पूछा, मम्मी तपस्या कैसे करते हैं? तपस्या? क्यों? बताओ न मम्मी, मैं जो पूछ रहा हूँ। अपने मन को मार लो, बस यही सबसे बड़ी तपस्या है, मम्मी ने जैसे टालने के लिए कह दिया। बालक ध्रुव ने तो जंगल में जाकर तपस्या की थी ना? की होगी रे। और मम्मी ने तकिए में इस तरह मुंह गड़ा लिया जैसे वे अब और बात नहीं करना चाहती हूँ। मन को मारना भी तपस्या करना हो सकता है क्या? मन तो आजकल वह भी कितना मारता है। अपना तो क्या, वह भी तपस्या कर रहा है। एक अजीब सी पुलक उसके मन में जागी, एक अजीब सा आत्मविश्वास। कौन खुश होगा उसकी तपस्या से? भगवान? पापा? खट से उंगलियों का क्रॉस बन गया। पर नहीं, वह पापा को याद थोड़े ही कर रहा है। वह तो केवल सोच रहा है कि खुश होकर पापा फिर से उनके साथ रहने लग जाएं तो। यह तो मम्मी की बात हुई, मम्मी की खुशी की। इससे प्रॉमिस थोड़े ही टूटेगा। मन को तसल्ली हुई। मम्मी से पूछे? पर नहीं, ऐसी बात भी मम्मी से नहीं पूछनी चाहिए। न हो पापा खुश, वह मम्मी को ही खुश रखेगा। खुश नहीं, सुखी करेगा। उसके सिवाय मम्मी का है ही कौन? उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी ने तकिए में मुंह गड़ा रखा है। सचमुच उसकी मम्मी दुखी है। जब भी वह मम्मी को लेकर आगे की बात सोचता, उसे हमेशा लगता जैसे मम्मी पर दुख ही दुख टूटे पड़ रहे हैं और वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से उन्हें दूर किए जा रहा है। कैसे दुख हैं सो नहीं जानता, उन्हें कैसे दूर कर रहा है यह भी नहीं जानता। बस मम्मी दुखी हैं, वह मम्मी का अकेला बेटा उन्हें दूर कर रहा है। कई बार मन होता मम्मी को यह बात बताए, पर कैसे? अच्छा, क्या तपस्या से पक्की कुट्टी को खत्म नहीं किया जा सकता? मम्मी? उसने धीरे से पूछा। मम्मी, तपस्या करके मम्मी पापा की कुट्टी नहीं खत्म की जा सकती है? मम्मी ने सिर उठाया और एक क्षण उसका चेहरा देखती रही, फिर बाह में भरकर उसे अपने में भींच लिया। पापा की बात करके गलती तो नहीं कर दी उसने? तू पापा के साथ रहना चाहता है? नहीं मम्मी, मैं पापा के साथ नहीं रहना चाहता। मैं तो, बंटी ने इस तरह कहा जैसे मम्मी कहीं उसे गलत न समझ लें। क्यों बेटा, तुझे पापा चाहिए? मन करता है पापा हूँ? बंटी एक क्षण असमंजस में रहा। हाँ कहने से कहीं मम्मी नाराज न हो जाए, पर झूठ बोलने से तपस्या जो बिगड़ जाएगी। उसने धीरे से हाँ कह दिया। मम्मी उसके बाल सहलाती रहीं। पता नहीं उसमें पापा मिल जाएंगे का आश्वासन था या पापा तो नहीं मिल सकते कि मजबूरी। आज मम्मी का कॉलेज खुल गया। मम्मी खुश खुश कॉलेज चली गई। उनकी तो बोरियत जैसे ख़त्म हुई। गर्मी की छुट्टियों के ये लंबे लंबे दिन दोनों ने एक दूसरे को सहारा दे देकर ही काटे हैं। सारे दिन मम्मी के साथ ही रहता था। हाँ, कभी कभी जब शाम को मम्मी बाहर जाती तो वह ज़रूर थोड़ी देर अकेला हो जाया करता था, पर आज तो जैसे दिन भी उसे अकेले ही काटना है। उसका स्कूल खुलने में तो अभी 4 दिन बाकी हैं। चलने से पहले मम्मी ने फूफी को समझाया, 4 बजे के करीब सब लोग चाय पीने यहीं आएंगी। दही पकौड़ी और आलू की टिकिया तुम घर में बना लेना। चिवड़ा और मिठाई मैं चपरासी के हाथ भिजवा दूंगी। मदद की ज़रूरत हो तो उसे रोक भी लेना। 4 बजे तक सब कुछ तैयार रहे। हाँ, मैं सब देख लूँगा मम्मी, तुम जाओ। चपरासी क्या करेगा? मैं मदद करवा दूँगा फूफी की, मेरा राजा बेटा। मम्मी ने प्यार से गाल थपथपाया और चली गई। बताओ फूफी क्या करना है? एले, अभी से क्या करना है?
कुछ नहीं, जाओ खेलो, घर तो साफ कर लूँ पहले। मम्मी की टीचर्स की पार्टी है, आज तो उसे बहुत काम करना है। के भाव से बंटी सफाई में जुट गया। कपड़ा लेकर टेबल कुर्सी पोंछ डाली। अपनी बुद्धि के हिसाब से जितनी साज सज्जा कर सकता था वह भी कर दी। अरे तुम इतने समझदार कैसे हो गए बंटी भैया? आजकल न जिद करते हो, न झगड़ा करते, न रोते। कहाँ से आ गई इतनी अक्ल तुम में? आएगी क्यों नहीं? अब क्या मैं बच्चा हूँ? अपनी समझदारी का ठप्पा पड़ते देख बंटी कहीं भीतर ही भीतर पुलकित हो आया। मन हुआ फूफी को तपस्या वाली बात भी बता दे। यूँ भी फूफी उसके अकेलेपन की साथी हैं। वह उससे लड़ता भी है, उसे तंग भी करता है, उस पर रौब भी जमाता है। ज़मीन में चौक या कोयले से शतरंज बनाकर चंगा अंटा पौ भी खेलता है। तो कभी उसकी गोद में सिर रखकर कहानियाँ सुनता है। फिर एक कहानी के साथ 1000 प्रश्न। तब फूफी बिगड़ पड़ती। तुम इतनी बहस काहे करते हो? कहानी है सो है, बिना बोले सुनोगे तो सुनाएंगे। हाँ, खाली हुंकारा दो बस। अच्छा फूफी, बालक ध्रुव ने जो तपस्या की थी, लो फिर तुम्हारा कहानी किस्सा शुरू हुआ। हम एक बात भी नहीं करेंगे इस वक्त। फूफी चली गई। बुद्धू कहीं की, सोच रही है मैं ध्रुव की कहानी सुनूंगा जिसे मुझे आती ही नहीं है। बंटी अपनी छोटी छोटी हथेलियों में उबले हुए आलू की गोल गोल टिकिया बनाता जा रहा है। जैसी फूफी ने बताई ठीक वैसी ही। और कहानी चल रही है वही सोनल रानी वाली। रानी हंसे तो फूल झरे और रोए तो मोती झरे। राजा रानी के पीछे प्राण दे। रानी अपने हाथ से सोने के बरक में लपेटकर राजा को 56 मसालों वाला सुगंध से भरपूर पान खिलाती और मंद मंद मुस्काती। मुस्कान ऐसी कि राजा पागल। राजा के 20 रानियां और थीं। 20 रानियों के 100 बच्चे। सोनल बच्चों के पीछे प्राण देती। बच्चे खाएं तो रानी खाए, बच्चे सोएं तो रानी सोए। बच्चों का सिर दुखे तो रानी पीर से छटपटाए। बच्चों के चोट लगे तो रानी के फूल जैसे शरीर से खून झरे। कोई नहीं पति आए तो आकर देख ले। माएँ लोगों ने बहुत देखी, पर ऐसी माँ तो देखी न सुनी। अपने और सौतेले बच्चों में कोई भेद ही नहीं। देखते सुनते भी कैसे? कोई सचमुच की औरत तो थी नहीं, डायन थी। सारे जादू बस में कर रखे थे। जैसा चाहती वैसा स्वांग धर लेती। और जब अमावस्या के दिन रात अंधेरी घुप हो जाती तो वह अपने असली रूप में आती। काली भूत अंधेरे में ऐसी घुल मिल जाती कि पता ही नहीं लगता। फिर सबको जादू के बस में किया और एक बच्चा हड़प। बंटी की सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती। सारे मरे बच्चे की हड्डियों से चिपट चिपट कर ऐसा रोती कि चेत ही नहीं रहता। नौकर चाकर दौड़ पड़ते, कोई गुलाब जल छिड़कता, कोई केवड़ा जल। राजा खुद फूलों के पंखे से हौले हौले बयार करते। बेटे का गम भूल रानी की चिंता में परेशान हो जाते। रानी होश में आती तो चीखती, मेरे बच्चे को लाओ नहीं तो मैं प्राण दे दूंगी। इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा राजा, फिर भी कोई पता ही नहीं। वह अपने बच्चों को भी खा जाती थी फूफी। उस डायन के आतंक से पूरी तरह आतंकित बंटी बड़ी बड़ी आंखें करके पूछता, और क्या डायन बनने के बाद क्या उसे होश रहता कि किसका बच्चा है? बस भूख लगी खाओ, भूख लगे तो बच्चे को ही खा जाओ। उस मरे बच्चे के प्रति मन कैसा भीग भीग आता बंटी का। भूख में तो आदमी तक को होश नहीं रहता, बस खाने को चाहिए, जो भी हो जैसे भी हो। फिर वह तो डायन थी, अपनी भूख की चिंता करती या बच्चों की, तो वह और किसी को खा लेती, नौकर चाकरों या जानवरों को खा लेती। काहे खा लेती? बच्चों के कोमल मांस जैसा और कहाँ मिलता? तो कभी दूसरे बच्चों को क्यों नहीं खाती? केवल राजकुमारों को ही क्यों खाती? खाएगी क्यों नहीं? 56 भोग खाए राजकुमारों की देही में जैसा मांस वैसा और कहाँ मिलता? तो धीरे धीरे राजा के सब बच्चे खा गई। और क्या खा गई? सुंदर कोमल बच्चे हड्डी की ठठरियाँ बन गए। बस उन ठठरियों को देख देख कर रोने का नाटक करती रहती। घिन और डर के मिले जुले भाव से बंटी की आंखों में आंसू आ जाते। फूफी ने देखा तो प्यार से झिड़कते हुए बोली, एल्लो तुम आंसू टपकाने लगे। अरे ये तो किस्सा कहानी है, कहीं सच में ऐसा थोड़े ही होता है।
सब झूठ मनगढ़ंत। इन बातों से कहीं रोया जाता है? सुनो और भूल जाओ। नहीं, हम आगे से कभी नहीं सुनाएंगे। हाँ। और उसने झट दूसरी कहानी शुरू कर दी, 4 मूर्खों की। तो थोड़ी देर में ही बंटी खिलखिलाने लगा। दौड़ दौड़ कर बंटी ने मेज लगा दी और खड़ा होकर मम्मी की राह देखने लगा। अपनी सारी टीचर्स को लिए मम्मी आ रही हैं, हंसती हुई, बतियाती हुई। दीपा आंटी तो सबके बीच में जैसे छिप ही गई। कहो बंटी कैसे हो? हेलो बंटी कैसे हो? कईयों ने एक साथ पूछा। पहले से लंबा हो गया तो बंटी ने जैसे मन ही मन उसे सुधारा। लंबा नहीं, बड़ा हो गया हूँ। थोड़े मोटे भी हो, वरना सीकिया पहलवान लगोगे। बंटी ने मौका ताका और दीपा आंटी की बाह से झूल गया। मम्मी की सारी टीचर्स में एक यही तो पसंद है, बाकी तो सब बेकार। आप छुट्टियों में एक बार भी घर नहीं आई आंटी? छुट्टियों में हम यहाँ थे ही नहीं, बताओ कैसे आते? हर साल बंटी बाहर जाता था, इस बार हम बाहर चले गए। घसीटता हुआ वह दीपा आंटी को लॉन की तरफ ले गया अपने पौधे दिखाने के लिए। कहाँ गई थी आप? कलकत्ता। कलकत्ता? बंटी जैसे एक क्षण को पुलक आया। एक उड़ती सी नज़र मम्मी की ओर डाली। वे सबको लिए बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ रही थीं। आपने क्या क्या देखा वहाँ? कैसा है कलकत्ता आंटी? बहुत बड़ा और बहुत गंदा। एल्गिन रोड देखी आपने? नहीं तो। लीजिए, एल्गिन रोड भी नहीं देखी? मैं क्या वहाँ सड़कें देखने गई थी? क्या है एल्गिन रोड में? कुछ नहीं, वैसे ही पूछ लिया था। बंटी पापा की बात नहीं बताएगा, किसी को बताना भी नहीं चाहिए उसे। अब तो वह सब समझता है। दीपा आंटी अंदर जाने लगी तो उसने जल्दी से मोगरे के 2-3 फूल तोड़े और बोला, नीचे झुकिए, मैं आपके जूड़े में लगाऊंगा। हंसती हुई दीपा आंटी झुक गई। लगाना आता भी है? और नहीं तो क्या, मम्मी के बालों में रोज मैं ही तो फूल लगाता हूँ। यह सब पौधे भी तो मैंने ही लगाए हैं। अपने पौधों की बात करते समय बंटी के मन में उत्साह और गर्व जैसे छलका पड़ता है। बंटी ला ला कर सबको खिला रहा है, मना करने पर मनुहार भी करता है। एक तो लीजिए जरा सी और, यह गरम वाली टिकिया। सब लोग खाने और बतियाने में समान रूप से जुटी हुई हैं। कितना बोलती हैं ये सब, जब से आई हैं लगातार चकर चकर किए जा रही हैं। लड़कियों को कैसे चुप रखती होंगी? अच्छा, उनके स्कूल के सर लोग भी जब आपस में मिलकर बैठते होंगे इस तरह बातें करते होंगे। बच्चों को तो सब लोग कैसा डांटते हैं। चुप रहो, शोर मत करो, क्या क्लास को भाजी मार्केट बना रखा है? उसने कभी भाजी मार्केट देखा नहीं। शायद बहुत शोर की जगह होती होगी। जितना शोर यहाँ हो रहा है उससे भी ज़्यादा। भाई, बंटी तो बहुत समझदार हो गया है, एकदम राजा बेटा की तरह काम कर रहा है। हमारी पिंकी तो लड़की है, पर एक भी काम तो करवा लो जरा। एक बात कहो कि 10 जवाब हाजिर। अरे मिसेस बत्रा का बेटा है आखिर, होशियार नहीं होगा? मोटी मिसेस सक्सेना बोली। मक्खनबाज कहीं की। वह जानता है कोई उसकी तारीफ नहीं कर रही है, सब मम्मी को मक्खन लगा रही हैं। एक बार कॉलेज गया था तो यह मोटी बड़े गाल सहला सहला कर कहती रही, हाउ स्वीट, जानती हो कितना इंटेलिजेंट है यह। और जैसे ही वह पीछे मुड़ा धीरे से बोली, अरे मिसेस बत्रा ने बिगाड़ कर धूल कर रखा है। इतना जिद्दी और सिर चढ़ा लड़का है कि बस, प्रिंसिपल का लड़का है सो कोई कुछ कहता नहीं। मोटी चापलूस कहीं की, माथे पर बिंदी इतनी बड़ी लगाएंगी जैसे पैसा ही चिपका लिया हो। बस एक दीपा आंटी अच्छी हैं, जो न कभी इस तरह की तारीफ करती हैं न बुराई। मौका मिले तो उसके साथ खेलती भी हैं। चाय समाप्त हुई तो सब लोग बाहर के कमरे में आ गईं। वह दीपा आंटी की कुर्सी पर ही बैठ गया। उनसे सटकर, एक तरह से उन पर लद कर, मम्मी ने पास के रैक पर से फाइल उठाई, बीच की मेज अपनी तरफ खींची और ढेर सारे कागज़ फैला दिए। दीपा आंटी, आप गाना नहीं सुनाएंगी? देखो बच्चा, मम्मी अब मीटिंग कर रही हैं, समझे? लाड़ में वे उसे हमेशा बच्चा ही कहती हैं। मम्मी, हम दीपा आंटी का गाना सुनेंगे। आंटी को गाना सुनाना ही होगा।
और वह पूरी तरह दीपा आंटी की गोद में ही लद गया, कुछ इस विश्वास के साथ कि मम्मी उसकी बात टाल ही नहीं सकती। इतना काम उसने आज किया है, अब तो वैसे भी उसका अधिकार हो गया है। बंटी बेटा, अब हम लोग ज़रा काम की बात करेंगे, कॉलेज की। तुम बाहर ज़रा जाकर खेल लो। मम्मी की बात बंटी को जैसे कहीं चीर गई। एक क्षण वह मम्मी को इस तरह देखता रहा जैसे विश्वास नहीं कर पा रहा हो कि मम्मी ने उसे ही बाहर जाने को कहा है। फिर धीरे धीरे उठा और बाहर आ गया, अपमानित सा, आहत सा। तो उसकी इच्छा से भी ज़्यादा ज़रूरी काम मम्मी के पास है। कॉलेज की बात कॉलेज में कर लेती, घर में तो कम से कम उसकी बात ही नहीं माननी चाहिए। वह तो कब से सोच रहा था कि शाम को दीपा आंटी का गाना सुनेगा, फिर अभी अपनी कविताएं सुनाएगा, चुटकुले सुनाएगा, पहेली पूछेगा। ऐसी ऐसी पहेलियां उसे आती हैं कि कोई बता ही नहीं सकता। लड़कियों को पढ़ाना आसान है, पहेली क्या हर कोई बता सकता है? पर अब कुछ नहीं। मम्मी को तो ऐसे नहीं करना चाहिए था ना। और न चाहते हुए भी मम्मी को लेकर जाने कितना कितना गुस्सा मन में उफनने लगा। पर तभी सारे गुस्से और दुख को ठेलती हुई समझदारी आई। मम्मी प्रिंसिपल हैं, कितने ज़रूरी काम उनको रहते हैं। उसे इस तरह गुस्सा नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं, 2 महीने से मम्मी सारे दिन घर जो रहती थी, सो वह कॉलेज के काम की बात भूल ही गया था। इसीलिए तो गुस्सा भी आ गया, वरना तो इसमें गुस्से की कोई बात ही नहीं है। कॉलेज खुल गया है तो कॉलेज का काम भी होगा ही। टीटू के पापा नहीं ऑफिस की फाइलें लेकर घर में बैठे रहते हैं, फिर उस कमरे में कोई घुस जाए तो देखें, ऐसा फटकारते हैं कि बस। मम्मी ने तो कितने प्यार से कहा, उसके पापा भी फाइलें लेकर आते होंगे। खट से उंगलियों का क्रॉस बन गया। फिर भी कहीं एक धुंधली सी तस्वीर उभर आई, फाइलों में डूबे हुए पापा। नहीं नहीं, उसने अपने मन को समझाया। सब लोगों को विदा करके मम्मी जल्दी से तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गई। अब वह मम्मी के साथ खेलेगा, फिर रात में कहानी सुनेगा, खूब लंबी वाली। आज कितना काम किया है उसने। मम्मी जब कॉलेज का काम करने लगी तो बाहर भी आ गया। अब न कॉलेज है न कॉलेज का काम। अब मम्मी फिर उसकी हो गई हैं, बिल्कुल उसकी। पता नहीं क्यों मम्मी और उसके बीच में कोई भी आता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। कॉलेज के दिनों में तो वैसे भी शाम को ही मम्मी उसकी हुआ करती है। बालों की ढीली ढीली चोटी और मुलायम वाला चेहरा। मम्मी मुंह पोंछती हुई कमरे में आई। लो, बातों ही बातों में टाइम का कुछ अंदाज ही नहीं रहा। 7 बजे पहुंचना था और 6:45 तो यहीं बज गए। तुम कहीं जा रही हो मम्मी? अपने को रोकते रोकते भी बंटी रुआंसा हो गया। बेटे, एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है, बहुत ही ज़रूरी। मम्मी के सधे हुए हाथ खटाखट जूड़े में पिने खोंचते जा रहे हैं। वाह, मैं अभी भी अकेला रहूं? आज तो सारे दिन बिल्कुल अकेला रहा हूं मम्मी। गुस्से में भरा बंटी का स्वर भर्रा गया। एक क्षण को मम्मी का हाथ जहाँ का तहाँ रुक गया। बंटी की ओर देखा बहुत प्यार से, फिर अपने पास खींचकर दुलारती हुई बोली, मेरा राजा बेटा, अकेला क्यों रहेगा? टीटू को बुला लेना और या उसके घर चले जाना। बस थोड़ी देर में तुम आ ही जाऊंगी। टीटू बुलाने से भी आता है इस समय कभी? इस समय वहाँ जाओ तो उसकी अम्मा, न हो तो साथ ले जाओ ना बहू जी। दरवाजे पर बैठी सुपारी काटती हुई फूफी ने कहा, सवेरे से तो अकेला डांव डांव डोल रहा है, आपके साथ थोड़ा टहल जाएगा तो मन बहल जाएगा बच्चे का। बंटी ने बड़ी आशा भरी नज़र से देखा, शायद फूफी की सिफारिश ही काम आ जाए। कहा ना मैं काम से जा रही हूँ फूफी, वहाँ कहाँ ले जाऊँगी? जल्दी जल्दी साड़ी पहनते हुए मम्मी ने कहा, काम से जा रही हो तो क्या हुआ, बच्चा होगा तो क्या फेंक जाएंगे? 2 मिनट में मैं तैयार किए देती हूँ। नहीं, बंटी मेरा खूब समझदार है, मेरे काम के बीच में वह क्यों जाएगा? 1 साल से तो कभी कॉलेज भी नहीं जाता। वह क्या समझता है कि बड़ों के बीच में नहीं जाना चाहिए? फिर गाल पर एक जोर का किस्सू देकर पूछा, है ना बेटा समझदार? मम्मी चली गई। लोहे के फाटक पर खड़ा खड़ा बंटी जाती हुई मम्मी को देखता रहा, आंखों में भर आए आंसुओं को भीतर ही भीतर पीता रहा।
और तब पहली बार बंटी ने महसूस किया कि समझदार बनना कितना मुश्किल है। मम्मी की नज़रों में समझदार होकर रहने का मतलब है कुछ भी मत कहो, कुछ भी मत करो। दूध उसे पसंद नहीं, फिर भी बिना चूँ किए पी लेता है। जो खाने को दो खा लेता है, जो कुछ करने को कहा जाता है कर लेता है। पर मम्मी भी तो बड़ी हैं, समझदार हैं, उन्हें भी तो वही सब करना चाहिए जो बंटी चाहता है। नहीं किया। अनमना सा बंटी भीतर आया। बरामदे में ही फूफी जमीन पर पसरी पड़ी हैं। ऐसे क्यों लेटी हो फूफी, क्या हो गया? अरे हम थक गए भैया, जरा कमर सीधी कर लें तो बर्तन धोकर चौका साफ कर लें। बंटी को लगा जैसे मम्मी फूफी को थकाकर खुद चली गई। फूफी फूफी की थकान उसे कहीं अपने बहुत करीब लगी। मैं पैर से कमर दबा दूं, अभी ठीक हो जाएगी। फूफी उठकर बैठ गई, एकदम बंटी को देखते हुए बोली, अरे तुम्हें क्या हो गया है बंटी भैया? और सुनो, तुम चले काहे नहीं गए मम्मी के साथ? पहले तो कभी ऐसे छोड़कर जाने की बात करती तो जाने देते तुम। सारे आंगन में लोट लोट कर अपना और मम्मी का जी हल्कान कर देते। यह उम्र से पहले बूढ़ा होना हमें अच्छा नहीं लगता तुम्हारा, समझे? जाओ खेलो कूदो, सेवा चाकरी करने को तुम ही रह गए हो हमारी। तो एकाएक बड़ी जोर से मन हुआ बंटी का कि सारे आंगन में लोट लोट कर रोए, खूब रोए, बिल्कुल पहले की तरह। और जब तक मम्मी न आ जाएं रोता ही रहे। मम्मी चुप करा करा कर थक जाएं तब भी चुप ना हो। रात में जब मम्मी डॉक्टर जोशी की कार से उतरी तो बंटी लोहे के फाटक पर खड़ा मन ही मन कहीं रो ही रहा था। कैसे हो बंटी? कार में बैठे बैठे ही डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। उसने कुछ इस भाव से कहा मानो पूछ रहा हो, आप यहाँ क्यों आए? डॉक्टर साहब की लगाई हुई सुइयों का दर्द और डर मन में फिर ताज़ा होकर उभर आया। अंधेरे में ही मम्मी को देखा, वे भी बिल्कुल ठीक लगी तब। और रात में जब वह मम्मी की बगल में लेटा तो बराबर प्रतीक्षा करता रहा कि मम्मी कुछ कहेंगी। उसने आज जितना काम किया उसके बारे में ही, पर मम्मी तो इतनी चुप हैं मानो उन्हें पता ही नहीं कि बंटी भी उनके पास लेटा है। मम्मी उसके पास लेटी बाल सहला रही हैं, पर उसे लग रहा है कि मम्मी उसके बाल नहीं सहला रही हैं। मम्मी उसे देख रही हैं, पर नहीं, मम्मी उसे देख भी नहीं रही। मम्मी, तुम तो बहुत ही ज़रूरी काम से गई थी। फिर? था रे एक काम। मम्मी तो शायद उससे बोल भी नहीं रही। और तब बंटी का मन हुआ कि फूट फूट कर रो पड़े। धन्यवाद।